नमस्कार साथियों। गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि लैब असिस्टेंट के अंदर जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन आने वाला है वो मैं आपको तैयार करवाऊंगा। केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट क्वेश्चन 33 से 30 के बीच में आने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री की पहली क्लास लेके आया हूँ। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर आपको पता है कि हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था और आज अपनी पहली क्लास हो रही है। और पहली क्लास का जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक है आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म। आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म की जब भी हम बात करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले अपने को पढ़ना है परमाणु क्या होता है, परमाणु किससे मिलके बना होता है, ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो परमाणु संरचना के अंदर सबसे पहला जो अपना टॉपिक आता है उसे अपन बोलते हैं कौन सा, परमाणु। परमाणु परमाणु को अपन इंग्लिश के अंदर एटम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एटम। क्या है इसकी डेफिनेशन? परमाणु की डेफिनेशन है कि यह किसी भी पदार्थ का या द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है या भाग लेती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं हो, उसे परमाणु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। इट मीन्स एटम इज द स्मॉलेस्ट अनडिवाइजेबल फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज अ एटम। एटम की जब भी बात करेंगे हम, है ना, तो एटम परमाणु जो है, बहुत सारे परमाणु जो मिलके अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अणु का। और बहुत सारे अणु जो है ना वो निर्माण करते हैं किसी भी पदार्थ का। ये वैसा ही सिस्टम है कि जब हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं सेल के बारे में, सेल इट इज द फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गन की या किसी भी बॉडी की। तो सबसे पहले हम एटम की जब भी बात करेंगे तो अपने को पढ़ना पड़ेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो आता है अपने पास नाभिक, कौन सा? नाभिक। एक आता है अपने पास कौन सा? ऑर्बिट, या अपन जिसे बोल सकते हैं कक्षा बोल सकते हैं। ठीक है,
नाभिक जो है, नाभिक के अंदर दो अपरमाणु कण होते हैं, जिसे प्रोटॉन और इसे बोलते हैं अपन कौन सा, न्यूट्रॉन। कक्षा जो है, कक्षा के अंदर जो मूवमेंट करता है वो मूवमेंट करता है किसका, इलेक्ट्रॉनों का। किसका मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन। कक्षा जो होती है वो न्यूक्लियस, ये अपना न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ इनके अंदर क्या मूव करते हैं, अपने पास इलेक्ट्रॉन। क्या मूव करते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन। चलिए, सबसे पहले हम जो अपरमाणु कण है, जो अपना अपरमाणु कण है, जिसे मौलिक कण भी बोल सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोल सकते हैं ना, वो सबसे पहला आता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, है ना। तीन जो अपने पास सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो सबसे पहला जो पार्टिकल है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। कौन सा नाम है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो इन्वेंशन हुआ है वो ऑलमोस्ट 1830 से 1850 सेंचुरी के बीच में हुआ है। फिर उसके बाद में इसके ऊपर जो चार्ज जो निकला था वो 1897 के अंदर निकाला था, जे जे थॉमसन ने या आर मिलिकन ने। प्रयोग की बात करें तो थॉमसन ने कैथोड किरण विसर्जन नलिका, कैथोड किरण विसर्जन नलिका, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, इसका यूज किया था। जब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ ना, इसके अंदर बहुत मिला जुला ये एक्सपेरिमेंट था, जिसके अंदर मैं बात करूं तो माइकल फेराडे है। माइकल फेराडे ने बहुत अच्छा सा योगदान दिया है। उसके बाद विलियम कुक्स आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। और उसके बाद जो थॉमसन आए, और थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉनों को क्या किया था, इन्वेंशन किया था। ठीक है, चलिए तो देखिए, फेराडे के ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जिन्हें कैथोड किरण नलिका कहा जाता है, उसमें विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। मतलब फेराडे ने विद्युत विसर्जन जो ट्यूब थी उसके अंदर विद्युत विसर्जन का यूज किया। कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये कांच की बनी होती है, जिसमें दो धातु के पतले टुकड़े, दो धातु के पतले टुकड़े, जिन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है ना, वो लगे हुए होते हैं और उसमें सील किए हुए होते हैं। गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब और उच्च वोल्टता, निम्न दाब और उच्च वोल्टता विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है। आपको एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि गैसों के अंदर यदि विद्युत विसर्जन को देखना है तो अपने को कौन सी एक अच्छी कंडीशन चाहिएगी, तो उस कंडीशन का नाम है, दाब तो होना चाहिए अपने को लो, मतलब लो तो होना चाहिए प्रेशर, लो तो होना चाहिए प्रेशर, और उच्च वोल्टता मतलब हाई होना चाहिए साहब वोल्टेज। हाई क्या होना चाहिए, वोल्टेज हाई होना चाहिए। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इस कंडीशन को यदि अप्लाई किया जाता है तो हमें इलेक्ट्रॉनों का इन्वेंशन या इलेक्ट्रॉनों की कैसी डिस्कवरी उसका पता लगाया जा सकता है। तो चलिए पहले अपन पढ़ते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है। चलिए, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें ना अपन, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें अपन, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें अपन ना, चलिए इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। उन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं हम दोनों को, एक बैटरी से। यहाँ पे अपने पास एक स्विच लगा होता है, यहाँ पे अपने पास एक क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है, ठीक है। इधर अपने पास एक नोजल लगा होता है, जिससे अपन वैक्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर वैक्यूम मतलब यहां से अपन इस ट्यूब को निर्वात कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है, इसको निर्वात किया जा सकता है। चलिए,
यहाँ पे ये वाली जो है इसे एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं साहब कैथोड। इसे हम बोलते हैं कौन सी? कैथोड। ठीक है, कैथोड बोला जाता है। ठीक है, इधर वाली जो इलेक्ट्रोड होती है इसे अपन बोलते हैं कौन सा? एनोड। एनोड। ओके, ठीक है। ये अपने पास बैटरी लगी होती है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी। अप्रोक्स हाई वोल्टेज जो बैटरी है ना, उसमें अपन अप्रोक्स 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट जो हाई वोल्टेज इसको प्रोवाइड करवाते हैं, इसके अंदर वैक्यूम रहता है और इसके अंदर प्रेशर जो है, प्रेशर जो है वो 10⁻³ mm होता है। ओके, मतलब वेरी लो प्रेशर होता है और हाई वोल्टेज इसके अंदर बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। ये वाला जो है अपने पास, ये वाली अपने पास क्या होती है? की होती है। ठीक है, इसके ट्यूब के अंदर, ये किसकी ट्यूब बनी होती है? ग्लास ट्यूब होती है। कौन सी ट्यूब होती है साहब? ग्लास ट्यूब। ये डायग्राम किसका है? कैथोड रे, रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का है। ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब भी सबसे पहले माइकल फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में जे थॉमसन आए साहब, उन्होंने जब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया तो जैसे ही बैटरी से हाई वोल्टेज दिया जाता है ना, तो इसमें से कोई ना कोई रेडिएशन, इसमें से कोई ना कोई जो रेज है वो निकलेगी। एक काम इसने थॉमसन साहब ने एक और किया कि इसके अंदर इनर्ट गैस को फिल किया। इसके अंदर कौन सी गैस को फिल किया इन्होंने? इनर्ट गैस को। इनर्ट गैस को फिल किया। किसको फिल किया? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब होता है ये नॉन रिएक्टिव गैसें होती है, नॉन रिएक्टिव गैसें होती है। नॉन रिएक्टिव गैस जो किसी से रिएक्शन करेगी नहीं। जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, जे थॉमसन ने इसके इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को किया, तो सबसे पहले उनको सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं सफलता मिली उनको? उसका एक रीजन था कि कैथोड रे जो होती है ना, वो इनविजिबल होती है, जो दिखाई नहीं देती। जब इन्होंने फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट किया था तो इनको तो पता ही नहीं चला कि भाई यहाँ से हाई वोल्टेज दे दिया, लो प्रेशर रख दिया, इसके अंदर इन्होंने इनर्ट गैसें भी रख दी जो नॉन रिएक्टिव गैसें होती हैं। नॉन रिएक्टिव गैसें जब इसके अंदर रखी तो आप सबको पता होगा कि गैसेज जो होता है ना, गैसेज आर इंसुलेटर। Gases are insulator under the ordinary condition. Ordinary condition. Under the ordinary condition, they become behave as conductor at a high voltage and low pressure. मतलब इसका मतलब ये है कि जितनी भी गैसेज होती हैं वो असामान्य टेम्परेचर पे वो हमेशा इंसुलेटर की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन यदि उनको हाई वोल्टेज दे दिया जाए तो वो हमेशा कंडक्टर की बिहेव करती है। जैसे बिजली का जो चमकना है, मतलब जैसे बिजली जो चमकती है, बिजली का चमकना जब आकाश के अंदर बिजली चमकती है और वो अर्थ तक आती है तो उसके बीच में सारी गैसेज होती हैं। सारी गैसेज जो होती है ना वो इंसुलेटर होती है, लेकिन जब बिजली चमकती है और हाई वोल्टेज आता है
तो हाई वोल्टेज आते ही जो गैसेज इंसुलेटर थी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कंडक्टर की, और वो एक मीडियम प्रोवाइड करती है जिससे वो लाइट जो होती है ना वो अपने अर्थ तक आती है। तो इसका मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जो गैसेज जो होती है ना वो सामान्य तापमान पर तो होती है किससे, इंसुलेटर होती है, लेकिन वो हाई वोल्टेज पे हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगी, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो चलिए अपन वापस थॉमसन एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट किया तो इनको पता ही नहीं चला कि भाई यहां से रेज आ रही है, क्योंकि कैथोड रे जो तो इनविजिबल थी। अब रेज जा तो रही थी, यहां से रेज जो है वो जा तो रही थी इधर से, जा तो रही थी, लेकिन थॉमसन साहब को दिखाई भी नहीं दी, क्योंकि कैथोड रे जो होती है वो कौन सी होती है, इनविजिबल होती है। कौन सी होती है साहब, इनविजिबल, मतलब दिखाई नहीं देती है। तो इन्होंने क्या किया कि इसी कैथोड रे जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि इन्होंने यहाँ पे एक फॉस्फोरेसेंट लगा दिया। इन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया, फॉस्फोरेसेंट जो लगाया इन्होंने, फॉस्फोरेसेंट मतलब इसके यहाँ पे एक इन्होंने फॉस्फोरेसेंट लगा दिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो पदार्थ होता है इसे फॉस्फोरेसेंट बोलते हैं। फॉस्फोरेसेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन स्फुरदीप्ति या स्फुरदीप्त बोलते हैं। ठीक है, फॉस्फोरेसेंट लगा दिया। अब फॉस्फोरेसेंट होता क्या है कि इसके ऊपर यदि कोई भी लाइट गिरती है तो ये क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। ग्लो मतलब चमकने लगता है। ठीक है, एक काम इन्होंने और किया कि इसके अंदर है ना, इस जो एनोड रे थी इसको यहां पे इन्होंने छोटे छोटे छेद कर दिए इसके बीच। एनोड रे पे इन्होंने छोटे छोटे क्या कर दिए, छेद कर दिए। अब ये एनोड जो थी ना वो एनोड बन गई अपने पास परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड या एनोड जो था ना, अब वो एनोड बन गया अपने पास छिद्रित एनोड। छिद्रित एनोड, छिद्रित एनोड, जिसे हम परफोरेटेड एनोड बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं इसको परफोरेटेड, परफोरेटेड परफोरेटेड एनोड बोलते हैं। ठीक है, परफोरेटेड एनोड का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके पास यदि कोई प्लेट होती है ना, उस प्लेट के छोटे छोटे से अपन क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, जिससे आने वाली जो रेडिएशन होगी ना वो सीधी यहाँ पे पीछे चमक जाएगी। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही वापस इन्होंने हाई वोल्टेज दिया, लो प्रेशर रखा, तो यहां से जो लाइट निकल रही थी, जो कैथोड रे निकल रही थी, वो इस एनोड रे से होते हुए, एनोड प्लेट जो थी अपने पास होते हुए यहां पे है ना ग्रीन कलर का एक अपने को स्पॉट देता है। कौन से कलर का स्पॉट देता है, ग्रीन कलर का। यहां पे अपने को कौन सा कलर का स्पॉट देता है, ग्रीन कलर का स्पॉट देता है। और ये जो ग्रीन कलर का स्पॉट था, तब जाके उनको पता चला थॉमसन साहब को कि भाई हाँ यहां से कोई पार्टिकल निकला तो है। इस पार्टिकल निकलने के बाद एनोड को क्रॉस करता हुआ पीछे इन्होंने क्या किया, चमक दी। चमक कैसी थी, ग्रीन कलर की। चमक कैसी थी, ग्रीन कलर की। चलिए, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई यहां से जो निकल रही है, अब कैथोड से निकल रही है तो कैथोड रे होगी। ठीक है, अब कैथोड रे का जो डिफ्लेक्शन की बात करें, इन्होंने एक इसके बाद और किया कि इन्होंने यहां पे इस ट्यूब के यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो था, यहां पे इन्होंने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया। हाई वोल्टेज क्या फील्ड है, जिसमें इधर तो था कौन सा, नेगेटिव चार्ज, इधर था अपने पास कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। इधर तो था कौन सा, नेगेटिव चार्ज, और इधर था कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। और वापस जैसे ही इसे एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे ही वापस ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसके अंदर जैसे ही वापस एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसके यहां पर ये सारी जो रेडिएशन थी, जो सारी जो रेज थी, वो किसकी तरफ मुड़ गई, प्लस की तरफ। वो किसकी तरफ मुड़ गई अपने पास, प्लस की तरफ, प्लस की तरफ। ये देखो, ये सारी जो थी ना वो इसकी तरफ मुड़ गई। किस चार्ज की तरफ मुड़ गई, प्लस चार्ज की तरफ। अब प्लस चार्ज की तरफ मुड़ने का कारण क्या था कि भाई कैथोड रे जो है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा।
और जब नेगेटिव होगा तभी तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुई होगी, पॉजिटिव की तरफ होगी। तब जाके थॉमसन साहब को ये पता चला कि यहां से जो रेडिएशन निकल रही है, यहां से जो रे निकल रही है, उनके ऊपर जो चार्ज होगा, उन चार्ज को बोलते, वो चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। चलिए, तो कैथोड रे जो है ना, वो सबसे पहले जब इन्वेंशन हुआ तो जो विलियम कुक्स थे, उन्होंने कैथोड रे को क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद ये कैथोड रे जैसे जैसे सीधी गई, और ये प्लस चार्ज लगाने से चार्ज कैसे पता चला कि अपन ने जैसे इसके ऊपर हाई वोल्टेज लगाया, इधर प्लस का रखा, इधर माइनस रखा, तो ये सारी जो रेज थी वो सारी किसके तरफ अट्रैक्ट चली गई, प्लस की तरफ। इससे अपने को पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसे अपन बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कौन सा बोलते हैं इसको अपन, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इसकी सहायता से ही इन्होंने, थॉमसन साहब ने किसको इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रॉन को। किसको इन्वेंट किया था साहब, इलेक्ट्रॉन को। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया है। एक आता है फास्फोरेसेंट, कौन सा, फास्फोरेसेंट, और जिसे अपन हिंदी में स्फुरदीप्ति बोलते हैं। फास्फोरेंट के साथ साथ एक टॉपिक मैं आपको और बताने जा रहा हूं, जिसे अपन फ्लोरिसेंट भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, फ्लोरिसेंस को या फ्लोरिसेंट को। ठीक है, चलिए चलिए, ये प्रतिदीप्ति है, जिसे फ्लोरिसेंट बोल सकते हैं या फास्फोरेसेंस बोल सकते हैं। फ्लोरिसेंट होता है, उसे अपन प्रतिदीप्ति बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं कौन सा, स्फुरदीप्ति बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है कि यह प्रकाश स्रोत हटते ही चमक बंद हो जाती है। मतलब ये वही फिनोमिना है कि आपके पास कोई भी मेटल है, जैसे अपन कहीं पे भी सिग्नल बोर्ड की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पे अपनी सिग्नल बोर्ड के ऊपर अपनी लाइट गिरती है ना, जैसे ही लाइट गिरती है तो वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। और जैसे ही अपनी गाड़ी क्रॉस हो जाती है तो वो क्या, जो ग्लो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रकाश स्रोत हटते ही चमक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। चलिए, इसमें क्या है कि प्रकाश स्रोत हटने के बाद भी चमक बनी रहती है। इसमें तो चमक हट जाती है, जबकि इसके अंदर चमक हमेशा बनी रहती है। मतलब थोड़ी टाइम के लिए बनी रहेगी, हमेशा तो नहीं बनी रहेगी। चलिए, सेकंड है अपने पास, यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है। इसका मतलब इसका जो है ना, ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है। तो इसका मतलब इसका शॉर्ट टाइम होता है। इसका कैसा टाइम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, मतलब फटाफट हो जाती है। इसका मतलब 10⁸ ये क्या लगाती है, सेकंड लगाती है। इसी के साथ साथ ये बहुत धीमी होती है, तो धीमी होगी तो इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगी। इसका मतलब ये अपने पास लॉन्ग टाइम होती है, लॉन्ग टाइम होती है ना। कितना होता है, 10⁻⁴ सेकंड, 10⁻⁴ सेकंड ये लगाती है। ठीक है, चलिए, थर्ड है अपने पास, यह ठोस, द्रव एवं कम ताप पर गैसों के द्वारा प्रदर्शित हो सकती है। मतलब ठोस भी दे सकते हैं, द्रव भी दे सकते हैं, और गैस जो है वो कम ताप पर यदि गैसों को रखा जाए तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, फ्लोरिसेंट की तरह बिहेव कर सकता है। चलिए, ये है अपने पास, ये केवल ठोस के द्वारा, ये किसके द्वारा होती है, सिर्फ ठोस के द्वारा होती है, जबकि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों के द्वारा हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें, ट्यूबलाइट है, आपने ट्यूबलाइट देखा होगा। जैसे अपन घर के अंदर ट्यूबलाइट को स्विच ऑन करते हैं, वो हाथों हाथ क्या करने लगती है, ग्लो करने लगती है। और जैसे ही अपन बंद कर देते हैं तो हाथों हाथ क्या हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। चमकने वाले कपड़े हो सकते हैं, सोडियम, ठीक है ना, आयोडीन हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, मर्क्यूरी वेपर हो सकती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अंधेरे में चमकने वाली घड़ियां, जितनी भी अंधेरे में चमकने वाली जो घड़ियां हैं वो हो सकती हैं। एक जिंक सल्फाइड हो सकता है, जो अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं मैं आपको ना, तो यहाँ पे जो फ्लोरिसेंट जो था ना, वो अपन ने कौन सा यूज किया था, यहाँ पे जिंक सल्फाइड यूज किया था। किसका यूज किया था बेटा, जिंक सल्फाइड यूज किया था। ठीक है, जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड है, और कौन सा है, बेरियम सल्फाइड। तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतिदीप्ति होता है और एक स्फुरदीप्ति होता है, जो मैंने आपको इस टेबल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, चलिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, अब जो अपने पास कैथोड किरण जी, जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गई है, उनकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी। तो उनकी मुख्य विशेषताओं के अंदर जो पहली विशेषता आती है, कैथोड किरणें जो है वो कैथोड से चल के कहां तरफ जाती है, एनोड की तरफ जाती है। कैथोड से चल के कहां तरफ जाएगी, एनोड की तरफ जाएगी। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा, उस पे उत्पन्न होगा पॉजिटिव चार्ज। ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती है, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये इनविजिबल रेज है, इनविजिबल रेज। ये कौन सी है, इनविजिबल रेज है, मतलब इनको ये ऐसे दिखाई नहीं देती। इसीलिए तो अपने को किसका यूज करना पड़ा, फास्फोरेसेंट का यूज करना पड़ा। फास्फोरेसेंट कौन सा था, जिंक सल्फाइड था। कौन सा था, जिंक सल्फाइड। इनके व्यवहार गैसों
तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों जैसे स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति की उपस्थिति में देखा जा सकता है। मतलब ये विजिबल अनविजिबल तो होती है, लेकिन इनको देखना हो तो अपन को किसी दो पदार्थ जो आते हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। एक पदार्थ आता है अपने पास स्फुरदीप्ति और दूसरा आता है प्रतिदीप्ति, जो मैंने आपको इस टेबल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा दिया। ये पदार्थ इनसे टकरा कर चमकने लगते हैं। चमकने लगते हैं, कौन सा ग्लो करने लगा था वहां पे? ग्रीन टाइप का ग्लो करने लगा था। ठीक है। थर्ड, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में गमन करती है। अब यही है, देखो कि अपने पास मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाऊं तो ये सीधा चलेगी, लेकिन जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये किसकी तरफ मूव कर जाएगी? पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगी। किसकी तरफ मूव कर जाएगी? पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, चलिए चमकते हैं। टेलीविजन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये। टेलीविजन जो होता है, टेलीविजन की जो चित्र नलिका होती है वो भी एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की तरह होती है। अब जैसे मान लो सबके घरों के अंदर टीवी होगा, टीवी की जो मेन स्क्रीन है उसके पीछे फास्फोरेशन लगाया हुआ होता है। कौन सा लगाया होता है? फास्फोरेशन। वहां पे जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट एमिट करेगी तो वो क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ग्लो। इसका मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये कैसे चलती है? सीधी दिशा में चलती है। कैसे चलती है? सीधी दिशा में। फोर्थ, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है। तो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों पर कौन सा आवेश? कैथोड किरणों पे आवेश होता है ऋणावेशित कण होते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होगा कि जैसे अपन ने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो कैथोड रे जो है वो किसकी तरफ मुड़ गई थी? एनोड की तरफ, प्लस चार्ज की तरफ मुड़ गई थी। किसकी तरफ मुड़ गई थी? प्लस चार्ज की तरफ। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट है अपने पास, इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उपस्थिति गैस की प्रकृति पर कैथोड किरणें के लक्षण निर्भर नहीं करते। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। मतलब इलेक्ट्रोड किससे बने हुए हैं उस पर, और उसके अंदर कौन सी उपस्थित गैस की प्रकृति कैसी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों है ना जो कैथोड किरणें हैं उनका निर्भरता नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये अपने पास फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 पॉइंट है, मिस्टेक से 4 लग गया है। कैथोड किरणें द्रव्यमान व गतिज ऊर्जा युक्त सूक्ष्म कणों से बनी होती है, अतः पथ पर लगे पहिए घूर्णन करने लगते हैं। अब ये पॉइंट कैसे हुआ कि कैथोड किरणों के पास द्रव्यमान है कि नहीं है, उनके पास गतिज ऊर्जा है कि नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ वो आप अपन वापस एक बार कैथोड रे की तरफ चलते हैं। थॉमसन ने क्या किया कि ये जो अपने पास ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इसके बीच में छोटे छोटे है ना पेडल लगा दिए। छोटे छोटे क्या कर दिए इन्होंने? पेडल लगा दिए। ठीक है, ये छोटे छोटे अपने क्या लगा दिए? पेडल लगा दिए। अब ये पेडल वैसा ही है कि आप जब भी छोटे होंगे या कहीं आप मेले में गए होंगे, ठीक है, तो मेले में ऐसी एक चक्री आती थी, ऐसी एक चक्री आती थी, और जैसे ही उस चक्री को लेके अपन भागते थे ना तो ये क्या करने लगती थी? घूमने लगती थी। वैसे ही थॉमसन साहब ने इसके बीच में क्या लगा दिया? पेडल लगा दिया। अब जब ये यहां से रेडिएशन होगी, जैसे हम हाई वोल्टेज देंगे तो यहां से जो रेडिएशन होगी, ये रेडिएशन जो है वो इसके ऊपर, ये इस रेडिएशन जो है, ये जो रेडिएशन जो है, जो कैथोड रे है, ये इसके ऊपर क्या करेगी? टक्कर करेगी। जैसे ये इसके ऊपर टक्कर करेगी तो ये क्या होगा? ये व्हील जो है वो क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। और जैसे ये व्हील घूमने लगेगा तो इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि भाई वहां से कुछ ना कुछ पार्टिकल तो आ रहे हैं, वहां से कुछ ना कुछ रेज तो आ रही है जो इस पेडल को क्या कर रही है? घुमा रही है। और जैसे ये पेडल घूमेगा तो इससे अपने को पता चल जाएगा
कि कैथोड किरणों के पास अपनी कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा होती है और अपना एक द्रव्यमान होता है। जब द्रव्यमान होगा तभी तो उस पेडल के ऊपर क्या करेगी, वो स्ट्राइक करेगी, और जैसे उस पेडल के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो पेडल क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये अपना जो पॉइंट था उसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। जैसे ये कैथोड किरणें द्रव्यमान व गतिज ऊर्जा युक्त सूक्ष्म कणों से बनी होती है। मतलब कैथोड किरणें जो होती है ना, उनका द्रव्यमान भी होता है और गतिज ऊर्जा भी होती है। ये पेडल से अपने को समझाया है। ठीक है, चलिए, तो ये अपने पास कौन सा था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इन्वेंशन था वो था। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश द्रव्यमान अनुपात, मतलब E/me। इलेक्ट्रॉन पे आवेश द्रव्यमान की बात करें, E/me का निर्धारण चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनों के पथ तथा एक दूसरे के लंबवत किस किस को, एक तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, किस किस को, एक तो इलेक्ट्रिक पावर और एक मैग्नेटिक पावर को किसके परपेंडिकुलर रखा, लागू करके विद्युत आवेश E और द्रव्यमान m के बीच का अनुपात निकाला। थॉमसन ने यह तर्क दिया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के पथ से विचलन की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। मतलब ये कह रहे हैं थॉमसन साहब कि जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो रास्ता होगा वो कितना विचलन होगा, वो सब कुछ इस प्रैक्टिकल के द्वारा किया गया था। सबसे पहले मैं आपको एक बार वो एक्सपेरिमेंट बता देता हूं। चलिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब पे यहां लिखा हुआ है, सेटअप फॉर डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ चार्ज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, एक ये अपने पास कैथोड है, ये अपने पास एनोड है। सबको पता ही है कि हाई वोल्टेज को अपने को रखना है। कितना हाई वोल्टेज रखना है, 10,000 अप्रोक्स। कितना रखना है अपने को, 10,000 वोल्ट के अप्रोक्स रखना है। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये इधर नेगेटिव है और ये इधर कौन सी है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए, ये इलेक्ट्रॉन पाथ है इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जब भी अपन है ना इस कैथोड ट्यूब की ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस पॉइंट की तरफ चला जाएगा, ए पॉइंट की तरफ चला जाएगा। किस पॉइंट की तरफ चला जाएगा, ए पॉइंट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अपन मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, कौन सा फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक, तो वो चला जाएगा अपने पास, डिफ्लेक्शन चला जाएगा किस, कौन से पॉइंट की तरफ, सी पॉइंट की तरफ चला जाएगा। किस पॉइंट की तरफ चला जाएगा, सी पॉइंट की तरफ। चलिए, ये लिखा हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो डिफ्लेक्शन है, जो कैथोड रे का डिफ्लेक्शन है, वो तो चला जाएगा ए की तरफ, और जैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो चला जाएगा किसकी तरफ, सी की तरफ। ये लिखा हुआ है बीच में जो इंपॉर्टेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यदि अपन बंद कर दे, जो परपेंडिकुलर अपन लगा रहे थे बारी बारी से, यदि उनको बंद कर दे तो ये सीधा स्ट्राइक कहां कर जाएगा, बी पॉइंट पे। ये सीधा कहां स्ट्राइक कर जाएगी कैथोड रे, बी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत जाना माना एक्सपेरिमेंट था। चलिए, अब इस एक्सपेरिमेंट से जो E/me की वैल्यू, जो E/me की जो वैल्यू निकाली है और जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति रखी, तो उससे पथ विचलन की मात्रा, मतलब इलेक्ट्रॉनों के जो पथ से, मतलब अपने रास्ते से कितना डिफ्लेक्शन होगा, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। वो फर्स्ट है अपने पास, कण का ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है और इस प्रकार विचलन भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब चार्ज ऑन नेगेटिव चार्ज जितना होगा, नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के। तो इसका मतलब कि जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों का डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए, सेकंड पॉइंट, कण का द्रव्यमान मतलब कण के हल्का होने से विचलन भी अधिक होगा। अब ये तो सब आपको पता ही होगा कि यदि आपके रास्ते में कोई हल्की चीज आ जाए तो आप उसको क्या करेंगे, ठोकर मार के बाहर आगे चले जाएंगे। और वैसा का वैसा यदि आपके सामने कोई भारी चीज आ जाती है तो अपन को वहां पे क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितना मास लाइटर होगा, मास जो है, जितना मास
मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिफ्लेक्शन के। अब जितना मास ज्यादा होगा, मास जो है लाइटर, जितना लाइटर मास होगा उतना डिफ्लेक्शन क्या होगा, हाई होगा। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लाइटर मास होगा तो डिफ्लेक्शन अपने पास कैसा हो जाएगा साहब, हाई हो जाएगा। डिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा अपने पास, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो था कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट ये था कि लाइटर मास होगा, जितना हल्का द्रव्यमान होगा उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉनों पर वोल्टता अथवा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, मतलब इलेक्ट्रोडों पर कितना वोल्ट लगा रहे हैं अपन, और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का मूल पथ से विचलन बढ़ जाता है। और ये तो सबको पता ही होगा कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लगाएंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, उतना ही डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ एंड एम एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत बल और कौन सा, चुंबकीय बल, प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा लगेगा उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जितना लगेगा ज्यादा लगेगा उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, वो अपने रास्ते से हट जाएंगे। ठीक है, ये अभी लिखा हुआ ही था जो मैंने आपको समझा दिया है। जब केवल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तब इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होकर कैथोड किरण नलिका से टकराते हैं। इसी प्रकार जब केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तब इलेक्ट्रॉन बी पर आते हैं। किस पर आते हैं, अपने पास बी पर। और जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो किस पे आएंगे, ये ए पर आएंगे। किस पे आएंगे, ए पे, जो अपन ने उस डायग्राम के अंदर पढ़ लिया। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की प्रबलता को सावधानी पूर्वक संतुलन से इन क्षेत्रों की अनुपस्थिति में अनुपालित पथ पर इलेक्ट्रॉनों को वापस लाया जा सकता है। मतलब कि जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को देना बंद कर जाए तो ये अपने पथ के ऊपर क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएंगे तो चले जाएगा ए पॉइंट की तरफ, और यदि अपन जैसे मैग्नेटिक फील्ड को लगाया जाएगा तो ये चला जाएगा अपने पास से कौन से, सी पॉइंट की तरफ। चलिए ठीक है, तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है ई बाई एम ई की वैल्यू। इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीजें मिली, इस एक्सपेरिमेंट से मिला अपने को, एक तो ई बाई एम ई डिवाइड बाय एम ई की जो वैल्यू है वो आती है 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर क्या आती है, 11 आती है। चार्ज क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कूलाम में, और मास का होता है किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से जे जे थॉमसन साहब को ई बाई एम ई की जो वैल्यू निकली है, उसकी वैल्यू की जो वैल्यू थी वो थी अपने पास 1.758820 इंटू 10 टू पावर 11 कूलाम किलोग्राम, या अपन किलोग्राम इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास ई बाई एम ई की वैल्यू निकली है। चलिए नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश जो है ना, उसकी गणना के लिए जिस साइंटिस्ट को हम याद करते हैं उसका नाम है आर ए मिलिकन। कौन सा नाम है, आर ए मिलिकन। मिलिकन ने तेल बूंद, आर ए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग से इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की। आवेश की गणना की। ठीक है, चलिए इसका मतलब कि अपने पास द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, द चार्ज on the electron is discovered by
discovered by R. A. Millikan. R. A. Millikan. R. A. Millikan by oil drop experiment. Oil drop एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट की बात करें तो उन्होंने आर ए मिलिकन साहब ने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज जो निकाला, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था, इलेक्ट्रॉन पर जो क्या था आवेश, उसका गणना की तो उन्होंने पाया कि उसके ऊपर 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना चार्ज होता है इसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की गणना की वो था अपने पास -1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम था। इसी के साथ साथ जब मास की गणना की गई, इसी के साथ साथ जब किसकी गणना की गई, मास की, तो अपने पास इलेक्ट्रॉनों पर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की बात करें तो वो कैसे निकाला गया? ये निकाला गया 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम डिवाइड बाय, पीछे अपन ने एक E बाई एम की वैल्यू निकाली थी। E बाई एम की वैल्यू क्या थी? 1.758820 इंटू 10⁻, कितना था अपने पास 11, और क्या था कूलाम किलोग्राम इनवर्स। कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा अपने पास? कैंसल आउट हो जाएगा। कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा अपने पास? कैंसल आउट हो जाएगा। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं ना तो ये आती है वैल्यू अपने पास 9.104 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम आती है। कितनी आती है साहब? 9.104 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनों पे जो द्रव्यमान है वो इस प्रोसेस से अपन ने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपन ने गणना कर ली, ये इलेक्ट्रॉनों का आवेश निकल गया, ये इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान निकल गया। इसको अपन इंग्लिश में बोले तो अपन बोल सकते हैं मास ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें अपन ने चार्ज की कर दी है गणना, अपन ने मास की गणना कर दी है। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब आता है प्रोटॉन की खोज। अब अपने सबको पता है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस में अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इधर इसके चारों तरफ जो है ना वो क्या होती है? ऑर्बिट्स होती हैं, और इसके अंदर मूवमेंट करता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सबसे पहले अपन ने किसको इन्वेंट किया? इलेक्ट्रॉनों को। किसको इन्वेंट किया? इलेक्ट्रॉनों को। इलेक्ट्रॉनों को जब इन्वेंट किया तो किसने किया था? जे थॉमसन साहब ने। ठीक है, तो अपन ने आवेश भी निकाल दिया, उसका द्रव्यमान भी निकाल दिया। ठीक है, अब आता है अपने पास प्रोटॉन की खोज। ठीक है, प्रोटॉन की जो खोज की है ना वो की है साहब, जो इसकी खोज करता है वो है साहब ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, जिसे हम इंग्लिश में लिखें तो ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, प्रोटॉन की जो खोज की गोल्डस्टीन ने, इन्होंने भी हल्का फुल्का अपने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का ही यूज किया है, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा उस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे किया उन्होंने कि देखिए, एक बार मैं आपके पास यहाँ पे एक बार फिर ट्यूब बना देता हूं। ये दो इलेक्ट्रोड ली हैं, उस इलेक्ट्रोडों को अपन ने
जोड़ दिया है हाई वोल्टेज बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी से। यहां अपने पास एक की लगी है और इसको अपन ने जोड़ दिया किससे, ठीक है साहब। यहां पे ऊपर जो लगा हुआ है वो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए लिया हुआ है, वैक्यूम क्रिएट, जहां पे अपन ने एक नोजल लगा देते हैं जो इसकी टूटी बोलते हैं अपन, तो इसको यहां से, जो इसके अंदर यदि कोई गैसेज है तो इसको वैक्यूम बना सकती है, ठीक है। ये वाली जो है ना, जब प्रोटॉन का इन्वेंशन हुआ तो ई गोल्डस्टीन साहब ने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया, लेकिन उसके अंदर क्या क्या मॉडिफाई किए वो सुनना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि अब जब इन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पे क्या था, ये क्या कहलाती है अपने पास, कैथोड, ये कहलाएगी अपने पास कौन सा, कैथोड। ये वाली जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं क्या, कैथोड ना। इसको अपन बोलते हैं कौन सा, एनोड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे तो क्या हुआ कि इसके अंदर एक जो कंडीशन थी, वोल्टेज थोड़ा सा हाई रखा, लेकिन इन्होंने इसका प्रेशर को क्या कर दिया यहाँ पे, कम। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रेशर था, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज था, प्रेशर मतलब जो दाब था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, कम, और वो कर दिया 10⁻⁻1 mm। क्या कर दिया, इतना कर दिया। जब प्रेशर को कम किया जाएगा तो इसके अंदर जो गैसेज होगी वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी। अब जब ठीक है, ज्यादा, अब ये सपोज इसके अंदर कोई गैस है ना, इस गैस पे, इस गैस के ऊपर, और एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि यहां पे थॉमसन मॉडल के अंदर अपन ने परफोरेटेड बनाया था किसको, एनोड को, तो यहां पे परफोरेटेड बना रहे अपन किसको, कैथोड को। परफोरेटेड का मतलब होता है इसके अंदर छोटे छोटे अपन ने क्या कर दिए, छेद कर दिए। अब जब देखना, जैसे ही अपन हाई वोल्टेज की बैटरी, ये जो हाई वोल्टेज से, इस बैटरी से अपन हाई वोल्टेज लगाएंगे तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, यहां से जो निकलेगी जो कैथोड रे है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। लेकिन जो गैसेस पार्टिकल है, अब एक बात बताओ कि इसमें से ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो अट्रैक्ट करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ही अपन प्रेशर को कम करेंगे और यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो ये जो गैसेज, जो आयंस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकल जाएगा बाहर, और जैसे इलेक्ट्रॉन गैसेज आयन से बाहर निकलेगा तो ये पीछे छोड़ के क्या जाएगा, पीछे छोड़ के जाएगा एक आयन, छोड़ के जाएगा, जो जो एक पीछे छोड़ के जो एक आयन जाएगा, और वो आयन जो है ना वो मूव करेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। वो मूव किसकी तरफ करेगा, एनोड की तरफ। अब जब ये सारे के सारे गैसेज आयन एनोड की तरफ मूव करेंगे तो उन्होंने सेम पैटर्न से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर क्या किया कि यहां पे तो चार्ज रख दिया नेगेटिव, और इधर चार्ज रख दिया कौन सा, पॉजिटिव। इधर चार्ज कौन सा रख दिया, पॉजिटिव। अब एक बात मानिए कि जब जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो अट्रैक्ट हुए थे पॉजिटिव से, तो जब इलेक्ट्रॉन इस गैसेज आयन से बाहर निकला होगा तो पीछे क्या छोड़ गया होगा, पॉजिटिव छोड़ गया। और पॉजिटिव का कैसे पता चला कि जो सारे जो थे, ये जो सारे एटम थे, गैसेज आयन थे, वो किसकी तरफ मूव करने लग गए, नेगेटिव की तरफ मूव करने लगे। किसकी तरफ मूव करने लगे, वो जब नेगेटिव की तरफ मूव करने लगे, तब जाके गोल्डस्टीन को पता चला कि यहां पे एक जो गैसेज आयन है वहां से इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल भी है जो मूव किसकी तरफ हो रहा है, कैथोड की तरफ। और उसके ऊपर जो चार्ज है उसका कैसे पता चला कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो जो वो गैसेज आयन जो थे वो किसकी तरफ मूव होने लगे, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव होने लगे। किसकी तरफ मूव होने लगे, नेगेटिव चार्ज। इसी कारण उनको पता चला कि यहाँ पे एक सब एटॉमिक पार्ट क्या है, प्रोटॉन है, और उसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने के कारण इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा इसके ऊपर, पॉजिटिव। तो इस प्रकार ये किसका इन्वेंशन हो गया, प्रोटॉन का इन्वेंशन हो गया। लेकिन ध्यान से सुनना, कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रॉनों से बनी है, कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रॉनों से बनी है, लेकिन एनोड आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन। एनोड रे जो है वो प्रोटॉन से मिलके नहीं बनी है, एनोड जो है ना वो प्रोटॉन से मिलके नहीं बनी है। नोट की बात करूं मैं ना,
नोड की बात करें तो एनोड रेज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन से ये मिलके नहीं बनी है, प्रोटॉन से मिलके ये नहीं बनी है। जैसे कैथोड जो थी वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी थी, तो इसका मतलब एनोड जो है वो प्रोटॉन से मिलके नहीं बनी है। तो फिर किससे मिलके बनी होती है? तो जब अपन इसके अंदर चार्ज मास रेशियो, क्या चार्ज मास रेशियो, जब अपन इसके अंदर चार्ज मास रेशियो की बात करें, किसकी बात करें? चार्ज मास रेशियो। यदि अपने को चार्ज मास रेशियो चाहिए तो अपने चार्ज मास रेशियो यदि अपने को हाईएस्ट चाहिए, क्या चाहिए अपने को? हाईएस्ट, है ना। तो हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो के लिए अपने को यूज करनी पड़ेगी लाइटर, यूज गैस, यूज लाइटेस्ट गैस है। और वो जो यूज होगी ना, उस लाइटेस्ट गैस में अपन बोल सकते हैं कौन सा? हाइड्रोजन को। कौन सा बोल सकते हैं अपन? हाइड्रोजन को। अब सुनना, जब चार्ज मास रेशियो अपने को हाई चाहिए तो जो गैस यूज करनी पड़ेगी ना, वो यूज करनी पड़ेगी अपने को हल्की गैस। और हल्की गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। चलिए, तो ये सेम फिनोमिना है कि हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो होता है प्रोटॉन और एक ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो का वो फिनोमिना यदि मैं आपको बताऊं कि अपने पास ये मेरे पास प्लस चार्ज, ये मेरे पास क्या है? प्लस चार्ज। ये अपने पास है कौन सा? कैथोड। ये अपने पास है कैथोड। ये है अपने पास कैथोड और ये है अपने पास एनोड। ये है अपने पास एनोड। अब जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया जाएगा तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ चला जाएगा? एनोड की तरफ चला जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ चला जाएगा? इस तरफ चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, जो ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो है, इसके अंदर यदि अपन हाइड्रोजन का यूज करें, किसका यूज करें अपन? हाइड्रोजन का, तो अपन बोल सकते हैं, तो इसका मतलब अपने पास एक नोट और आता है, when we can use, when जब हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड रे नलिका में, कैथोड किरण नलिका में हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, तब हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं तब हम कह सकते हैं कि एनोड रे जो है, एनोड किरणें हैं, एनोड किरणें प्रोटॉन से बनती, प्रोटॉन से बनी होती है, प्रोटॉन से बनी होती है। ये कब कह सकते हैं? जब हम सिर्फ किसका यूज करें? किसका यूज करें अपन? सिर्फ हाइड्रोजन का। लेकिन यदि हाइड्रोजन का यूज नहीं करें तो फिर जो एनोड रे है, तो फिर जो एनोड रे है वो मेड अप ऑफ गैसेज आयंस, मतलब मेड अप ऑफ गैसीय आयन। किससे मिलके बनती है? गैसीय आयन से मिलके। ठीक है। और हाइड्रोजन का जब यूज करेंगे तो अपन बोल सकते हैं कि जो एनोड रे जो है वो किससे मिलके बनती है? अपने पास एनोड रे वो बनेगी अपने पास प्रोटॉन। ठीक है। तो ये अपने पास जो ई गोल्डस्टीन ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ एक मॉडिफिकेशन किया था। मॉडिफिकेशन में एक इसके अंदर एक और था कि इन्होंने उधर जिंक सल्फाइड लगाया था ना, इस बार इन्होंने जिंक सल्फाइड को किधर लगा लिया? यहां पे। परफोरेटेड, और तब जाके यहां पे ये ग्लो करने लगा।
और यहां पे लगा दिया इन्होंने कौन सा, स्फुरदीप्ति। इसे अपन बोल सकते हैं फास्फोरेसेंट भी बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फास्फोरेसेंट। ठीक है, तो इस टाइप से किसका इन्वेंशन हो गया, प्रोटॉन का इन्वेंशन हो गया। किसका इन्वेंशन हो गया, प्रोटॉन का इन्वेंशन हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात थी, इसके अंदर एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी ना, वो बात ये थी कि एनोड जो है वो गैसेज आयन से मिलकर बनता है। एनोड किससे मिलकर बनता है, गैसेज आयन से। उसी के साथ साथ एनोड रेज, इसी के साथ साथ मैं ये वाला थोड़ा सा हटा देता हूं। एनोड किरणें कैथोड, एनोड किरणें, एनोड किरणें कैथोड नलिका में उपस्थित, कैथोड नलिका में उपस्थित गैस पर निर्भर करती है, गैस पर निर्भर करती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एक और नोट हो गया। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन करवा देता हूं। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बाद में जो एक ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर प्रोटॉन की खोज हुई, इसमें ई गोल्डस्टीन ने कर दी। उसमें और इसमें फर्क क्या था कि इन्होंने वहां पे परफोरेटेड जो है यहाँ पे कैथोड को बना दिया, वहां पे परफोरेटेड क्या थी, एनोड थी। यहाँ पे जो एनोड रे जो है ना वो किससे बनी हुई होती है, वो गैसेज आयन से बनी हुई होती है। लेकिन जब इस ट्यूब के अंदर अपन गैस के फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो अपन बोल सकते हैं कि जो कैथोड किरण नलिका, जो कैथोड किरणें जो होती है वो किससे बनी होती है, प्रोटॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है, प्रोटॉन। अब इसका मतलब जब गैसेज आयन पे डिपेंड करेगी, गैसेज आयन से एनोड रेज गैसेज आयन से मिलती है, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एनोड किरणें कैथोड नलिका में उपस्थित गैस पर निर्भर करेगी। जितनी गैस ज्यादा होगी उतने ही उसके अंदर कैथोड किरणें भी अपने पास ज्यादा निकलेगी। जैसे मान लो हीलियम है, जैसे मान लो नियोन है, नियोन होगा तो उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो किरणें ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो ये अपने पास एक्सपेरिमेंट था। चलिए एक आता है प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई अपने पास। चलिए एक आता है प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन के मास की बात की जाए ना तो अपने पास होता है प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का द्रव्यमान वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है, इतना होता है। कितना होता है, इतना 27 किलोग्राम होता है। ये इसका प्रोटॉन का मास होता है। चलिए तो इसका मतलब अपने पास दो चीजों का अपन ने इन्वेंशन कर दिया, एक तो इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन कर दिया और एक अपन ने इन्वेंशन कर दिया है किसका, प्रोटॉन का। चलिए थर्ड स्लाइड की तरफ देखें अपन, तो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल आता है। कौन सा एटॉमिक पार्टिकल आएगा, तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल आएगा जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है, मतलब इसकी जो खोज है वो साहब की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इन्होंने क्या किया कि एक बेरिलियम की थिन शीट ली। बेरिलियम की क्या ली इन्होंने, थिन शीट। कि सपोज ये मैंने एक बेरिलियम की थिन शीट ले ली। इस बेरिलियम की थिन शीट के ऊपर बॉम्बारिंग करवाई बॉम्बारिंग ऑफ एल्फा पार्टिकल।
बॉम्बारिंग ऑफ मतलब अल्फा पार्टिकल जो थे, अल्फा कण, अल्फा कणों की इसके ऊपर क्या करवाई, बॉम्बारिंग करवाई। अल्फा कण की जैसे इसके ऊपर बॉम्बारिंग कराई तो इसके अंदर से एक पार्टिकल निकला जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, न्यूट्रॉन बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। एक सोचने वाली ये बात है कि एटॉमिक जो है, जो मतलब एटम है, एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल, 3। पहले अपने इन्वेंट किया इलेक्ट्रॉन को, पहले अपन उसके बाद में इन्वेंट किया अपन ने प्रोटॉन को, और इसके बाद इन्वेंट हुआ अपने पास कौन सा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे लास्ट के अंदर इन्वेंट क्यों हुआ, उसका भी एक रीजन था। उसका रीजन ये था कि जब अपन ने इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया तो इलेक्ट्रॉनों की उस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो उसके अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करके, जैसे अपन ने प्रोटॉन को इन्वेंशन किया और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज लगाया तो वो उसके ऑपोजिट कर गए। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इस कारण ये एक दूसरे के जो चार्ज थे उसकी तरफ अट्रैक्टिव हुए नहीं, और जब अट्रैक्ट हुए नहीं तो अपने को पता चला ही नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि न्यूट्रॉन को सबसे लास्ट के अंदर खोजा गया था। ये वही सिस्टम है, जैसे अपन एक बात मैं बताऊं, एक तो है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 मोलर मास होता है इसका, एटॉमिक मास होता है इसका 4 प्लस हीलियम, और एक आता है अपने पास कौन सा, बेरिलियम। एक अपने पास क्या आ जाएगा, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और कौन सा, बेरिलियम। ये अपने पास हो जाएगा कौन सा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब हो जाएगा अपने पास 4। ये हो जाएगा अपने पास है 4। एक बात, ठीक है। जब भी अपन बेरिलियम करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 9। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इधर तो मिलेगा एक कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इधर होता है कौन सा, 12 प्लस यहाँ एक मिलेगा अपने को न्यूट्रॉन कण, जिसका 0 होता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए 2 और 4 ये 6 हो गया। ये जो पार्टिकल था, इस पार्टिकल को अपन बोलते हैं कौन सा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने के कारण ही इसका इन्वेंशन जो था वो सबसे लास्ट हो गया, जिसमें अपन सबसे पहले इन्वेंशन किया था अपने इलेक्ट्रॉनों को, फिर किया था प्रोटॉन को, और फिर उसके बाद में अपन ने किया था किसको, न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो ये हीलियम है, ये बेरिलियम है। इससे जब किया तो यहाँ पे अपने पास कार्बन है, इसके साथ साथ एक जो अनावेशित कण था जिसे अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन, ये भी अपने पास है, ये आ गया। अब अपने पास चार्ज की बात करें तो चार्ज तो इसका, तो चार्ज की बात करें अपन है ना, आवेश की बात करें, इसकी बात करें अपन आवेश, तो आवेश तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता इसके पास। लेकिन इसका जो मास जो है, इसका क्या बात करें, मास, मास मतलब इसका जो द्रव्यमान है, जो इसका द्रव्यमान है वो होता है अपने पास 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, अब तीनों को यदि मास के हिसाब से अरेंज कर दिया जाए तो न्यूट्रॉन जो है, द्रव्यमान का क्रम जो है, द्रव्यमान का जो क्रम है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, फिर उसके बाद में आएगा कौन सा, प्रोटॉन का, उसके बाद में आएगा अपने पास कौन सा, इलेक्ट्रॉनों का। एक बात यदि ये कही जाए कि प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन का है वो 1/1837वां भाग है, 37वां भाग होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन का 1/37वां भाग होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमने आज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो थे किसके, एटम के, उनका इन्वेंशन कर दिया। फर्स्ट था अपने पास इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को इन्वेंशन किया जे थॉमसन ने। कौन सी ट्यूब का यूज किया है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया है। उसके बाद में दूसरा आ गया था अपने पास कौन सा, प्रोटॉन आ गया था। प्रोटॉन को इन्वेंशन किया ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन साहब ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करके उन्होंने एक पार्टिकल निकाल दिया जिसके ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे पता चला कि जब उसके ऊपर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो किसकी तरफ मूव करने लगे, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इसके बाद में सबसे लास्ट किसकी इन्वेंट किया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का लास्ट में क्या हुआ, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं था, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया
और तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव कर गया, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव कर गया, और जो न्यूट्रॉन था उसके पास कोई चार्ज नहीं है तो वो सीधा सीधा जा रहा था। ठीक है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट से अपन समझ सकते हैं। ये बेरिलियम की शीट होती है। किसकी शीट होती है साहब? बेरिलियम, बेरिलियम शीट। ये अल्फा पार्टिकल है किसके? हीलियम के। हीलियम के अल्फा पार्टिकल होते हैं। ये हीलियम के क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपने पास एक आता है समस्थानिक। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट है उसको अपन शो कैसे कर सकते हैं कि जैसे सपोज कोई एक एलिमेंट है, ये यहां पे तो उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ आएगा, यहां पे तो उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और यहां लिखा हुआ आएगा उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, या इसे मास नंबर भी बोल सकते हैं। ये यहां पे भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपको एक बात बताऊं मैं, एक तो आता है समस्थानिक। कौन सा आता है? समस्थानिक, जिसे अपन बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं इसको? आइसोटोप्स। एक आता है अपने पास संभारिक। संभारिक, संभारिक में आएगा अपने पास आइसोबार्स। क्या आएगा अपने पास? आइसोबार्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में यदि अपन बताएं तो सबसे पहला जो है अपने पास इनका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक समान एवं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें इसको तो अपने पास एक तो आएगा Cl और एक इधर भी Cl। Cl इधर 17 है, इसका 35 है, इसका 17 है, इसका 37 है। इसका मतलब यहां पे 17 तो है इसके एटॉमिक नंबर, और इसका मास नंबर कितना है? 35 और 37, ये जो डिफरेंट है। सेम इसी की तरफ चले तो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अलग अलग, अलग, लेकिन लेकिन द्रव्यमान, द्रव्यमान समान हो, समान हो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें अपन तो आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। ये 18, ये 19 और ये 20। सेम कैसे? ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और एक आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स वो होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो होना चाहिए डिफरेंट और मास नंबर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये समस्थानिक था और ये था अपने पास है संभारिक। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको मैंने सिंबल बता दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताता हूं एक कॉन्सेप्ट। यदि बताऊं मैं आपको तो जितना अब जैसे अपन ने सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन को इन्वेंट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट कर दिया, न्यूट्रॉन को इन्वेंट कर दिया, अपन ने आइसोटॉप आइसोबार्स के बारे में बता दिया, तो अपन एक और एक बताएं कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर कौन सा नंबर? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। जितना जेड होता है ना उतना का उतना प्रोटॉन होता है, उतना का उतना क्या होता है? प्रोटॉन।
और ये उतना का उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ये इतना का इतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन मजे वाली बात यह है कि ये एक उदासीन परमाणु के लिए है, उदासीन परमाणु के लिए। ये सारा सिस्टम किसके लिए सेट बैठेगा, उदासीन परमाणु के लिए। ठीक है, अपने पास यदि एटॉमिक मास निकालना है, क्या निकालना है साहब, एटॉमिक मास। एटॉमिक यदि मास निकालना है तो प्रोटॉन प्लस क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन करना पड़ेगा। प्रोटॉन प्लस क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन करना पड़ेगा। सेम एज इट इज अपने को न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। तो अपने को A माइनस क्या करना पड़ेगा साहब, Z। A माइनस क्या करना पड़ेगा, Z। तो इसके हिसाब से अपन क्या निकाला जा सकता है, न्यूट्रॉन निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको ये सारा निकाल के बता देता हूं एक एग्जांपल से, बाकी आपको थोड़ा सा घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। चलिए, एक मैं यदि बात करूं, मैंने ये ले लिया C17 ले लिया, ऑक्सीजन की बात करूं यहां 8 ले लिया और यहां क्या ले लिया मैंने, 16 ले लिया। इसके अंदर आपको पूछा है कि प्रोटॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, इसमें Z क्या होगा, इसमें Z जो है मतलब परमाणु क्रमांक जो है वो यहां नीचे लिखा होता है, वो कितना होगा, 8 होगा। वो कितना होगा, 8 होगा। इसी के साथ साथ इसके अंदर प्रोटॉन क्या होगा, P+। तो मैंने आपको ऊपर क्या रिलेशन बताया कि जितना Z होगा उतना का उतना क्या होगा, ये होगा। तो ये साहब 8 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 8 ही होगा। मास नंबर कितना होगा, मास नंबर ऊपर दे रखा तो ठीक है, नहीं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो मास नंबर कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। कितना दे रखा है, 16। एक अपने को न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस जेड। ए कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। माइनस जेड कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, 8। न्यूट्रॉन जो अपने पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये अपन कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने आपको कि किसी भी स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना की जा सकती है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं छोटा सा, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक आता है सम न्यूट्रॉनिक सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, एक तो लिख दिया कार्बन, एक लिख दिया मैंने कौन सा, एक तो लिख दिया कार्बन और एक लिख दिया मैंने कौन सा, नाइट्रोजन। एक तो लिख दिया कार्बन और एक लिख दिया मैंने कौन सा, नाइट्रोजन। कार्बन है 6, इधर होता है 12, इधर होता है 12, कार्बन होता है 7 और इधर लिख दिया मैंने 13। ठीक है, अब सबके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना करें तो ये अपने पास Z, एक आएगा अपने पास प्रोटॉन, एक आएगा अपने पास इलेक्ट्रॉन, एक आएगा अपने पास कौन सा, न्यूट्रॉन, एक आएगा अपने पास कौन सा, A। तो ये चारों के दोनों के लिए जिसकी गणना करें तो इसके लिए Z कितना होगा, 6। प्रोटॉन कितना होगा, इसके लिए 6। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6। न्यूट्रॉन कितना होगा, 6। एटॉमिक मास की बात करें तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
ठीक है। सेम इसके लिए अपन बात करें, Z प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस न्यूट्रॉन और ये A। चलिए Z है तो Z मतलब ये हो जाएगा अपने पास कितना 7। प्रोटॉन है तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पे भी कितना होगा 7 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की बात करें ना तो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7। एटॉमिक मास कितना होता है 13। अब 13 में से यदि अपन 7 निकाल दे, ठीक है ना, 13 में से अपन यदि 7 निकाल दे तो जैसे 13 है, ये निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 13 है तो 13 में से यदि इधर भी आ जाएगा अपने पास 7। 13 में से यदि अपन को 7 को माइनस कर दे तो ये आ जाएगा अपने पास न्यूट्रॉन। 13 माइनस 7 कर दूं तो कितना आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। तो अब देख लीजिए इसके अंदर भी न्यूट्रॉन और इसके अंदर भी न्यूट्रॉन, दोनों के अंदर न्यूट्रॉन क्या है सेम है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो स्पीसीज है ये स्पीसीज कहलाती है सम न्यूट्रॉनिक। कौन सी स्पीसीज कहलाती है, सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती है। ठीक है, सेम टू सेम एक स्पीसीज और आती है जिसे अपन सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, मैंने ले लिया एक नियॉन, क्या ले लिया, नियॉन। एक ले लिया मैंने Na+ ले लिया, ठीक है, Na+ ले लिया। एक लिख लिया मैंने Mg+2 लिख लिया। एक लिख लिया मैंने O2 माइनस। ये 4 स्पीसीज है। नियॉन है ना, नियॉन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा इसमें 10। इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कितना होगा 10। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 10। प्लस स्पीसीज का मतलब और माइनस स्पीसीज का मतलब ये होता है कि जितना प्लस में चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और जितना माइनस में चार्ज होगा उतना ही इसको क्या करेगा, गेन। अब देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 12, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बचेगा कितना 10 इलेक्ट्रॉन। बचेगा कितना 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बचेगा कितना 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसमें बनेगा कितना 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आज की क्लास का अपना अंतिम टॉपिक था। इसी के साथ आज अपन थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर रिवाइज करें तो अपन आज क्या क्या पढ़ा। आज अपन ने पढ़ा है जो परमाणु था, परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और जो स्ट्रक्चर था उसके 3 पार्ट सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया किसने, जे थॉमसन ने किया है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से किया है। एक आया था अपने पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन को इन्वेंट किया है अपन ने, उसके अंदर ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और ई गोल्डस्टीन ने किया, और न्यूट्रॉन को किया जेम्स चैडविक ने। इसी के साथ एक ये टेबल थोड़ी सी देख लीजिए आप, जिसमें आप सबको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये ई है, ये पी है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। ये इसका है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका 31 है, ये इसका 27 होता है, और इसका ये ऑलमोस्ट जो मास होता है वो ये होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में जो अपना टॉपिक था उसको अपने कंप्लीट कर दिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कोई अपना दूसरा टॉपिक इसी यूनिट का। नमस्ते, थैंक यू।